बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हालिया दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें हदायत हैं कि हम ऑनलाइन लेक्चर लेंगे तमाम स्टूडेंट के, तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हमने कोशिश किया कि आपको ऑनलाइन फैसिलिटेट करें। तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसा कि पहले हमारा था कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इससे नेक्स्ट हम आज देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, यानी कि इसकी कैसे क्लासेस बनाई गई हैं, आगे कौन कौन सी इसकी। तो जी चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि अ ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ये एक साकन आला है जो कि हम यूज़ करते हैं कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील करने के लिए, यानी कि हमारे पास वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक या सम टाइम्स हमें चाहिए होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास वोल्टेज 11 केवी में जनरेशन हो रही है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि आगे हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, दूर दराज इलाक़ों में लेके जाना होता है इन्हें। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास करंट को स्टेप डाउन किया जाए और वोल्टेज को स्टेप अप कर लिया जाए। तो इस मकसद के लिए हम ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं। 11 केवी से ये 66 केवी या 132 केवी में आ जाते हैं। फिर आगे हम अपनी डिज़ायर जो सप्लाई चाहिए होती है उसके मुताबिक इसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। यानी कि हमें कस्टमर के, अभी हमारे सार्फिन के घरों में हमें 440 वोल्ट या 230 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो 11 केवी को हम फिर स्टेप डाउन कर लेते हैं। इस मकसद के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इसका वर्किंग है। वर्किंग आपको बता दिया है कि जनाब म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है सर्किट इसका, और ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। उसके लिए कोर इस्तेमाल हो रही है, जैसा कि ये आपको दिखाया भी गया है सर्किट के अंदर कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ये कोर है, ठीक है जी। कोर का काम होता है फ्लक्स को पाथ फ्राहम करना। ये हमारी प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है जिससे हम सप्लाई लोड वगैरह लगाते हैं। ये देखें, सेकेंडरी से आगे आप देख रहे होंगे कि हमारा ये लोड लगा हुआ है इस तरह से, और ये प्राइमरी साइड को जहाँ पीछे से सप्लाई आ रही होती है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को या करंट को स्टेप डाउन करना, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे लेके जाना है। करंट को फिर उसी लिहाज से जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करेगा वो करंट को क्या करेगा जी, स्टेप डाउन करेगा। तो ये आप लोगों के सामने ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाई गई है। प्राइमरी को NS कहते हैं, नंबर्स ऑफ टर्न, ठीक है जी। टर्नों के लिए N वर्ड इस्तेमाल होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों को NS, प्राइमरी को NP कहते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो नेक्स्ट आ गया जी वर्किंग। वर्किंग आपको बता दी है ट्रांसफार्मर की कि ये जनाब एक लेवल से दूसरे लेवल में वोल्टेज को और करंट को तब्दील करता है, स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर की इस तरह से सेटिंग होती है कि जनाब इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन वोल्टेज तब्दील होते हैं, और इसके साथ साथ इसकी सर्किट की कम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिकली ये आइसोलेटेड होती हैं दोनों कॉइलें, प्राइमरी और सेकेंडरी, जबकि मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड होती हैं। मैग्नेटिकली आप यहाँ पे देखें, ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स के ज़रिए से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है। ये आज बेसिक हमारा टॉपिक था। तो इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह है कि इसको 2-3 तरह से इसकी क्लासिफिकेशन बनाई गई है। नंबर 1, फेज़ के लिहाज से सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज़ का आपको पता है कि
वो 230 वोल्ट तक होगा, जिसमें 2 वायर सिस्टम इस्तेमाल होगा। और 3 फेज़ में 3 वायर सिस्टम और 4 वायर सिस्टम इस्तेमाल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि अगर स्टार में करते हैं तो हमारे पास 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम हासिल होगा, और अगर डेल्टा में करेंगे तो 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम हासिल होगा। फिर आगे कोर के लिहाज से इसकी इकसाम है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोर इसकी आयरन कोर होती है जो फ्लक्स को पाथ फ्राहम करती है। तो कोर्स की आगे टाइप्स 2 होती हैं, शेल टाइप होता है, कोर टाइप होता है और बेरी टाइप भी होता है। इसको डिटेल से आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर कूलिंग के लिहाज से कि कूलिंग कैसे होती है, कूलिंग के लिहाज से इसकी मज़ीद 3 इकसाम है जनाब। एक सेल्फ कूल्ड आ जाता है जो अपनी वाइंडिंग को खुद ब खुद कूल कर लेता है। फिर एक एयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए उसको कूलिंग फ्राहम की जाती है, और इसी तरह ऑयल कूल्ड भी आ जाता है जो कि जिसमें कूलिंग के लिए ऑयल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ये सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर दिखाया गया, देखें 2 वायर सिस्टम हासिल हो रहा है, न्यूट्रल और फेज़। ये आपके सामने एक 3 फेज़ 3 वायर या 4 वायर सिस्टम है। देखें अब इसका ज़रा अगर गौर से देखें तो ये स्टार में बनाया गया है। जैसा कि आपने पहले भी लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि स्टार के कनेक्शन कैसे करते हैं। वाइंडिंग के पहले सिरे जो हैं वो बाहर डायरेक्ट रेड, येलो और ब्लू 3 फेज़ निकाल लिए जाते हैं, और जो उनके दूसरे सिरे हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके दूसरे सिरे हैं। तो दूसरे सिरों को हम क्या करते हैं जनाब, कंबाइंड करके वहाँ से एक यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया जाता है। तो ये आपके सामने जो वाइंडिंग के कनेक्शन हुए हैं ये स्टार में कनेक्शन हुए हैं। नेक्स्ट आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें नो लोड के ऊपर हम उसकी पोजीशन चेक करते हैं कि नो लोड पे हमें क्या फ्राहम कर रहा है। नो लोड जब ज़ीरो लोड होता है तो उसमें हम उसके सिर्फ़ और सिर्फ लॉसेस देखे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई लॉसेस वगैरह जो हो रहे हैं वो कितने हैं। तो नो लोड पे ट्रांसफार्मर के लॉसेस चेक करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके ऊपर हम फ़र्ज़ कर लेते होते हैं कि यार इस ट्रांसफार्मर के बिल्कुल कोर लॉस भी नहीं है, ओहमिक रेजिस्टेंस लॉस भी नहीं है, मैग्नेटिक लीकेज लॉस भी नहीं है। तो उसकी बुनियाद पे हम ट्रांसफार्मर की करैक्टरिस्टिक या खसूसियात का जायज़ा ले रहे होते हैं। तो इसको आयरन। अब आगे कोर के लिहाज से जो हमने कोर ट्रांसफार्मर की टाइप्स डिस्कस की थी ये दोनों दिखाई गई हैं, ए और बी हैं इसमें। जनरल अरेंजमेंट ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू कोर, द वाइंडिंग्स आर गिवन टू कंसाइडर पार्ट ऑफ कोर। ये देखें ये कोर है जी। तो ये एक ट्रांसफार्मर में देखेंगे आप ज़रा गौर से कि वाइंडिंग बाहर है, कोर अंदर है, कोर अंदर है, और वाइंडिंग इसकी देखें आप बाहर है। ये कॉइल्स हैं, ये बाहर हैं, कोर अंदर है। और दूसरी में आप देखेंगे ज़रा गौर से कि वाइंडिंग बाहर है, वाइंडिंग सॉरी अंदर है, ये वाइंडिंग है और कोर बाहर है। तो ये इसी लिहाज से इसकी इकसाम है कि एक शेल टाइप होता है, जो शेल टाइप होता है उसकी वाइंडिंग अंदर होती है और कोर बाहर होती है। ये देखें इसकी वाइंडिंग अंदर है और कोर बाहर है। ऐसे ट्रांसफार्मर को शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें आप ज़रा गौर से देखें, कोर अंदर है और वाइंडिंग बाहर है। शेल टाइप में वाइंडिंग अंदर होती है और कोर बाहर होती है। आगे कूलिंग सिस्टम के लिहाज से अब हमारे पास एक सेल्फ कोल्ड होते हैं, वो अपने जो कूलिंग सिस्टम है वो खुद फ्राहम करते हैं, और एक ऑयल कोल्ड होते हैं। ऑयल कोल्ड के अंदर एक मोटराइज्ड ऑयल सर्कुलेशन पंप लगा होता है, वो पूरी वाइंडिंग के और ट्रांसफार्मर के हिस्सों में ऑयल को सर्कुलेट करवाता है। ये देखें आप ऑयल वेसल्स भी इसमें आप देख रहे होंगे, ये ऑयल वेसल्स हैं जिसके ज़रिए से ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल को सर्कुलेट करवाया जाता है। नेक्स्ट वाटर कूल्ड है, वहाँ पे जनाब पानी के ज़रिए से बाहर ट्यूब्स, क्लोज ट्यूब्स होती हैं जो कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का
बंदोबस्त करती हैं। एयर ब्लास्ट करवाया जाता है, ये यहाँ पे देखें आप, ये एयर ब्लास्ट है कि हवा के प्रेशर के ज़रिए इसको किया जाता है। तो ये असल में कहीं पे ट्रांसफार्मर में अगर आर्क वगैरह पैदा हो तो हमारे पास एक ऐसा एयर फ्लो वाल्व लगा होता है जो कि ओपन हो जाता है और उस आर्क को कंट्रोल भी करता है। तो आगे ट्रांसफार्मर की कुछ चीज़ें हैं वो देखने वाली होती हैं कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है इसकी कोशिश हम करते हैं कि इस तरीके से डिज़ाइन हो हमारा सिस्टम कि हमारे कॉपर की सेविंग भी हो। ज़ाहिरी बात है जब ज़्यादा करंट होगा तो हमारी कॉपर भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो कॉपर जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा वहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो हमारी एक तो कॉपर लॉस बढ़ जाएंगे, दूसरा कॉपर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ट्रांसफार्मर हमारे कॉपर की सेविंग भी करता है क्योंकि अपनी डिज़ायर के मुताबिक वोल्टेज और करंट को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेते हैं। आगे क्या है जी, हाई एफिशिएंट दैन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये जनाब आली एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है, स्मॉल साइज़ में मिल जाते हैं 3 फेज़ और लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। ये चीज़ है, कॉपर लॉस इसके कम होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, जहाँ पे करंट कम होगा तो कॉपर लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो डिसएडवांटेज भी कुछ हैं क्योंकि वहाँ पे जनाब वाइंडिंग्स वगैरह इस्तेमाल हुई है, उसके अंदर भी लॉसेस होते हैं, ट्रांसफार्मर के अपने लॉस भी होते हैं और दूसरा ट्रांसफार्मर एक महंगी डिवाइस है। तो ये चीज़ें थी। आज हमारा मकसद था कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिहाज से कौन कौन सी इकसाम हैं और साथ हमने ये देखा कि कोर के लिहाज से कौन कौन सी इकसाम है और फेजेस के लिहाज से कौन कौन सी इकसाम है। ये 3 तरह से क्लासिफिकेशन इसकी की गई है। उम्मीद है कि आप को अच्छा इसमें अंडरस्टैंड आप लोगों ने किया होगा। मज़ीद अगर कोई आपके क्वेश्चन हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालात के भरपूर जवाब दे सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।